हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आर्मी के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों पर। दोस्तों, मैं पहले भी आर्मी के जीके के काफी पेपर अपलोड मैंने कर दिए हैं। दोस्तों, आप उनको मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर ओपन करके देख सकते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों का सारांश या फिर हल मैं अच्छे स्तर पर करूंगा, यानी कि जैसे कि प्रश्न है, प्रश्न में कितने प्रश्न और बनते हैं वो भी वहीं पर समझाने का प्रयास करूंगा। और यही प्रश्न आर्मी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूं कि यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको काफी अच्छा वीडियो लगेगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? क्या पूछ रहा है, वापस बोलूं कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? पहली बात तो ये कि पेरिस है कहां पर। तो पेरिस दोस्तों फ्रांस की राजधानी है। तो ऐसे ही जैसे कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उस शहर की जो विशेषताएं हैं वैसा ही सेम शहर एक भारत में भी है, और उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी मैच करती हैं किससे? पेरिस शहर से, फ्रांस के पेरिस शहर से। तो दोस्तों, उस शहर की बात करूं मैं, भारत का पेरिस, उसको भारत में क्या बोलते हैं? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर, कानपुर, गोवा और अहमदाबाद। तो प्रश्न का उत्तर हो गया जयपुर। यानी कि भारत में राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसको भारत का पेरिस कहा जाता है। यानी कि जयपुर का जो वास्तु है या फिर उसकी संरचना है या फिर वहां पर मंदिर स्थापत्य कला है वो सेम पेरिस से मैच खाती है, इसलिए इसको भारत का पेरिस कहते हैं। एक और बोलूं तो इसको पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। पूर्व का पेरिस इसलिए कहते हैं, जैसे कि मैं ये संसार का नक्शा बनाऊं तो भारत इसमें पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत इसमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी दिशा में, कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में पेरिस, इसी को बोला जाता है जयपुर को। तो पूर्व का पेरिस किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं, इसलिए इसको पूर्व का पेरिस या फिर भारत का पेरिस। और एक अन्य नाम भी इसका है, जैसे कि इसको पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो गुलाबी कलर में रंगा गया था। इसको एक इंग्लैंड के महाराजा आए थे, उस समय इसको गुलाबी रंग से रंगा गया, इसलिए इसको गुलाबी नगर या फिर पिंक सिटी कहा जाता है। और ये बात करूंगा तो राजस्थान की क्या है? राजधानी है। अब प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करें तो क्या बोल रहा है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? यानी कि ये एक क्या है? वाक्य है, सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है? सबसे पहले तो बात ये कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य ही जीतता है या फिर सत्य की ही विजय होती है। तो अब क्या बोल रहा है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो कुछ ये दे रखे हैं, महाभारत, मुंडकोपनिषद, रामायण और संविधान। तो दोस्तों, सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब बात करूं मैं, सत्यमेव जयते सबसे पहले कहां पर अंकित था? तो ये दोस्तों सारनाथ स्तंभ, जो कि यूपी या फिर उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ स्तंभ। इसको सिंह स्तंभ भी बोलते हैं, इसको अशोक स्तंभ भी बोलते हैं, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उस सारनाथ का स्तंभ, जिसकी संरचना या फिर जिसका निर्माण राजा अशोक ने करवाया था, मौर्य वंश का राजा, प्रतापी राजा अशोक ने इस सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसी सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग पर सत्यमेव जयते अंकित था। तो दोस्तों, मैं बात करूं सत्यमेव जयते वैसे कहां से लिया गया, तो ग्रंथ है मुंडकोपनिषद और शिखर पे सारनाथ के लिखा हुआ था। अब अपन बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो क्या दे रखा है कि संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, यानी कि संस्कृत व्याकरण है उसके जनक कौन है? तो कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास और पाणिनि। तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं वो हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। दोस्तों, ये प्राचीन काल के एक कवि थे और इसी पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, जो कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आर्मी के एग्जाम में मैंने देखा कि काफी बार ये पूछा गया कि निम्न में से अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक भी पाणिनि है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया डी, पाणिनि। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है,
संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी कि निम्न में से संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो मैं बात करूं, महाभारत है, रामायण है, पुराण है और बाइबल है। तो दोस्तों संसार के सबसे बड़े महाकाव्य की बात करूं तो क्या है? महाभारत है। क्या है? महाभारत है। दोस्तों महाभारत की मैं बात करूं तो महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। काफी बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया कि महाभारत के रचयिता कौन है या फिर रामायण की रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। और रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। कौन है? रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाभारत को भारत में 5वें वेद के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत को भारत में 5वें वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 5 पर चर्चा करें। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? दोस्तों सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो बजट की बात करूं तो मैं ये आम बजट है। क्या है? आम बजट है, जो सरकार चलती है वो जारी करती है। और सरकार में भी अधिकतर वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है। तो वित्त मंत्री बजट पेश करता है तो सर्वाधिक बार, यानी कि इसने पूछा कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मनमोहन सिंह ने किया है, पी चिदम्बरम ने किया है, निर्मला सीतारमण ने किया है और मोरारजी देसाई ने किया है। तो दोस्तों सर्वाधिक बार की अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक बार की बात करूं और आम बजट की बात करूं तो मोरारजी देसाई ने जारी किया है। सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई ने 10 बार जारी किया। कितनी बार? 10 बार मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है। और पी चिदम्बरम की बात करूं तो इन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। कितनी बार? 8 बार बजट पेश किया। तो अपने प्रश्न का उत्तर तो हो गया मोरारजी देसाई। और दोस्तों अगर करंट की मैं बात करूं तो निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान में विदेश मंत्री है। क्या है? निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की क्या है? विदेश मंत्री है। अब प्रश्न नंबर 6 पर बोले तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, या फिर भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो तुलसीदास को कहते हैं, विद्यापीठ को कहते हैं, कालिदास को, मुंशी प्रेमचंद को। तो दोस्तों भारत का जो शेक्सपियर है वो कहते हैं किसे? कालिदास को कहते हैं। किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। दोस्तों कालिदास जो है वो संस्कृत भाषा में अपना लेखन कार्य करते हैं। कौन सी भाषा के ज्ञानी है? संस्कृत भाषा के हैं। अब मैं बात करूं शेक्सपियर की। ये शेक्सपियर कौन है? तो शेक्सपियर दोस्तों इनका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। और ये जो विलियम शेक्सपियर हैं ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कहां के हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और ये विलियम जो शेक्सपियर हैं ये अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते हैं, या फिर मैं बोलूं तो अंग्रेजी भाषा के इतिहासकार या फिर प्रसिद्ध कवि हैं। तो इस विलियम शेक्सपियर से भारत के कालिदास की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इसलिए भारत का शेक्सपियर बोलते हैं कालिदास को। और दोस्तों विलियम शेक्सपियर की मैं बात करूं तो 1564 से लेकर 1616 तक इन्होंने रचन कार्य किया है। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, भारत का राष्ट्रगान संविधान सभा ने कब पारित किया? वापस बोलूं, भारत का राष्ट्रगान, क्या राष्ट्रगान संविधान सभा ने कब पारित किया? तो 22 जून 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों यह जो संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान को पारित किया वो किया 24 जनवरी 1950 को। कब किया? 24 जनवरी 1950 को। अब मैं बात करूं राष्ट्रगान की। किसके? राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगान है क्या? क्या है? जनगण मन अपना क्या है? राष्ट्रगान है। क्या है? जनगण मन अपना राष्ट्रगान है। और इस राष्ट्रगान की रचना तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही कर दी थी। कब कर दी थी? रचना कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में। और कौन सी भाषा में है? ये बांग्ला भाषा में है। कौन सी भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। अब दोस्तों इस राष्ट्रगान की बात करूं तो इसका निर्धारित समय, गाने का जो समय है वो है 52 सेकंड। कितना है? 52 सेकंड। दोस्तों 24 जनवरी को जब इसे संविधान सभा ने पारित किया उस समय वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत और जनगण मन अपना राष्ट्रगान दोनों को एक जगह पेश किया गया राष्ट्रगान बनाने के लिए। लेकिन इसमें प्रायिकता मिली राष्ट्रगान को जनगण मन को। जनगण मन को क्या मिली? राष्ट्रगान की प्रायिकता मिली, या फिर इसे बोलूं तो राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। और वंदे मातरम को अपना राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया।
तो दोस्तों वापस बताऊं, राष्ट्रगान की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में। और इसे संविधान सभा ने कब पारित किया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान गाने का जो समय है वो कितना है? 52 सेकंड है। अब दोस्तों बात करूंगा राष्ट्रीय गीत की। किसकी? राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय कितना है? वापस बोलूं, राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय कितना है? दोस्तों अपन ने देखा है ज्यादातर राष्ट्रगान का समय अपने को पता है 52 सेकंड, लेकिन राष्ट्रीय गीत का समय अपने को नहीं पता है। तो राष्ट्रीय गीत गाने का समय 52 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 65 सेकंड। तो निर्धारित समय है वो कितना है? 65 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय कितना है? 65 सेकंड है। अब अपने को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत अपना है कौन सा। तो दोस्तों वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत है। क्या है? वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की है। किसकी? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? यानी कि अपना भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो बाघ है, चीता है, शेर है और हाथी है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया बाघ है। यानी कि अपना जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। दोस्तों हाथी भी बोलते हैं, लेकिन हाथी राष्ट्रीय पशु नहीं है, वो विरासत पशु है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? अपना हाथी है। और राष्ट्रीय पशु की बात करूं तो क्या है? बाघ है। दोस्तों बाघ को 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, दोस्तों बाघ को 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। अब दोस्तों इस बाघ की बात करूं तो ये जो बाघ है वो कौन सा है? ये बंगाल टाइगर है। कौन सा टाइगर है? ये बंगाल टाइगर है। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 10 पर चर्चा करें तो तिरंगे के मध्य चक्र का रंग कैसा होता है? वापस बोलूं, तिरंगे के मध्य चक्र का रंग कैसा होता है? प्रश्न में पूछा कि अपना जो तिरंगा झंडा होता है उसमें बीच में एक चक्र होता है, उस चक्र का कलर कैसा होता है? रंग कैसा होता है? दोस्तों देखने में अपने को वो काला नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो काला नहीं होता। लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है। तो वो क्या होता है? नीला चक्र होता है। कैसा चक्र होता है? नीला चक्र होता है। अब दोस्तों अपने तिरंगे की अपन बात करें तो इस तिरंगे की डिजाइन जो की थी वो की थी पिंगलिया नायडू ने। पिंगलिया पिंगली वेंकैया, इन्होंने इसकी रचना की थी या फिर इस तिरंगे की डिजाइन की थी। दोस्तों अपने तिरंगे की अपन बात करें तो ये तिरंगा है। इस तिरंगे को अगर मैं 3 भागों में व्यक्त करूं तो इसमें क्या है? ऊपर होता है केसरिया। कौन सा रंग होता है? केसरिया, जो कि बलिदान का प्रतीक होता है। क्या होता है? बलिदान का प्रतीक होता है। दोस्तों आपने हिस्ट्री या फिर इतिहास पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है कि राजा महाराजा जब युद्ध करते थे तो युद्ध में क्या करते थे? केसरिया करते थे। क्या होता है? इसका मतलब क्या किया? उन्होंने बलिदान दिया। किसके लिए? मातृभूमि के लिए। तो केसरिया का मतलब है इसमें बलिदान से, यानी कि मातृभूमि के लिए बलिदान से। अब बीच में रंग होता है कौन सा? सफेद रंग होता है। तो अपने को पता है दोस्तों सफेद रंग हमेशा शांति का प्रतीक होता है। जैसे सफेद कबूतर है वो शांति का प्रतीक होता है। अब नीचे इसमें कौन सा रंग होता है? हरा होता है। दोस्तों हरा हरियाली का प्रतीक है या फिर इसको बोलूं खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। अब दोस्तों चक्र की बात करूं तो बीच में इसके क्या होता है? चक्र होता है। और इस चक्र का जो रंग होता है वो क्या होता है? नीला रंग होता है। क्या होता है? नीला रंग होता है। और इसी चक्र के अंदर कई बार आर्मी में पूछा है कि तिल्लियां कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 24 इसके अंदर क्या होती हैं? तिल्लियों की संख्या 24 है। दोस्तों इस चक्र का अर्थ है, यानी कि तिरंगे के अंदर चक्र लगाया है, उसका अर्थ क्या निकलता है? तो उसका अर्थ निकलता है चक्र क्या करता है? घूमता रहता है या फिर निरंतर प्रगति करता रहता है। क्या करता है? निरंतर प्रगति। तो चक्र का अर्थ हो गया निरंतर प्रगति करने वाला। दोस्तों इस तिरंगे की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के मध्य जो अनुपात है वो 3:2 है। 3:2। वापस बता दूं मैं, तिरंगे का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद, नीचे हरा। चक्र में 24 तिल्लियां हैं, चक्र का रंग नीला है और इस तिरंगे का अनुपात 3:2 है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 जीके के प्रश्न। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो की अच्छाई और बुराई के बारे में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।